हेलो एंड वेलकम फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और हम कर रहे हैं साइंस का PYQ सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हमसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप सीधा सीधा NCERT से उठाया गया क्वेश्चन है। आप अगर चैप्टर 7 पढ़ेंगे क्लास 9th का, उसमें आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर हम बात वैसे पहले भी कर चुके हैं। देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब हम देखते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे। तो उनको अगर आप देखोगे तो उनका सेल स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इस बेसिस पे हमें क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमने जब क्लासीफाई किया तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की अगर हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हैं, तो उसका ऑर्डर है सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है। कैसे? अगर आपको ये हायरार्की पूछा फॉर एनिमल्स तो किंगडम के बाद फाइलम आएगा, लेकिन अगर पूछा प्लांट्स तो फाइलम नहीं आके उसकी जगह डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब यूनिट्स ऑफ DNA आर नोन एज। ठीक है, तो सब यूनिट्स ऑफ DNA आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो DNA होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, हम सभी जानते हैं ये जेनेटिक मटेरियल होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, और जो DNA है वो न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, अगर कभी ये पूछे दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोटाइड्स के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है शुगर, सेकेंड इज फॉस्फेट ग्रुप एंड अनदर वन इज नाइट्रोजन बेसिस। राइट, चलिए क्वेश्चन 11, हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन अफेक्टेड बाय डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमें ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने पे और लाइट को डिक्रीज करने पे ट्रांसपीरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसपीरेशन इज की पानी जो है, जो वाटर है, वो प्लांट्स में से पानी का हटना, निकल जाना, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, कहाँ से? तो प्लांट से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन कैसे इफेक्ट करेगा? तो अगर पानी जा रहा है बाहर, ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर ये एटमॉस्फेयर में हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है पहले से ही। अगर ज़्यादा है तो और वाटर क्या जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी को हम कम कर दें तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो जाएगा। आई होप यू हैव गॉट दिस। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी की। ठीक है, तो जब लाइट इंटेंसिटी मतलब अगर टेम्परेचर, लाइट ज़्यादा आएगा तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमें पता है कि ट्रांसपीरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से देखिए, अगर लाइट है ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिमिलर है इवेपोरेशन के, जो इवेपोरेशन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सिमिलर टू दैट है। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि ह्यूमिडिटी कम तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा, इन 2 ऑप्शंस में है। ठीक है, ये दोनों तो पहले ही हट गए। फिर देखते हैं अब अगर लाइट ज़्यादा है तो भी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा है, तो अब लाइट ज़्यादा डिक्रीजिंग बोला है हमने। ठीक है, तो लाइट अगर कम करेंगे तो ट्रांसपीरेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कम किस में देखना है? इंक्रीजेज इसमें है, डिक्रीजेज इसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वैक्सीनेशन इन्वॉल्व
वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग द बॉडी विद मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम सबको पता है कि वैक्सीनेशन में जो एंटीजन है वो डाला जाता है बॉडी में, एंटीजन डाला जाता है। जो भी हमें जिसका भी वैक्सीन बनाना है उसका एंटीजन डाल देंगे, उस एंटीजन के अगेंस्ट फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, अपने आप को इम्यून करेगी। इम्यून कैसे करेगी, तो एंटीबॉडीज़ बना के। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बना के। तो सीधी सी बात है, अब अगर ऑप्शन ए देखोगे, इंजेक्टिंग द बॉडी विद मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन बी से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूस एंटीजेंस है, बट एंटीजेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंटीजेंस पुट करेंगे तो एंटीबॉडीज़ वो बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवरस प्लांट्स। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपके लिए पिक्चर्स लगा दिए हैं। ये है हमारा सनड्यू। ठीक है, ये इधर दिया हुआ है हमारा पीचर प्लांट, एंड दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कार्निवरस है, मतलब ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, बिकॉज जो भी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसकी वजह से इन्हें सॉयल से जो है वो इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। ठीक है, तो जो रह जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स वो ये कैसे लेंगे, तो ऐसे इंसेक्ट्स को खा करके। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड। डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन होगा कि कोई भी चीज़, इसके दो डेफिनेशन हो सकते हैं। एक तो होता है कि एक स्टेट ऑफ मैटर, वन स्टेट ऑफ मैटर डिफ्यूजेज इनटू अनदर, मतलब दूसरे में जाके मिल जाता है, डिफ्यूजेज टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि आप डीओ स्प्रे करो, ठीक है, तो स्प्रे करते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हमारे, और फिर वो धीरे 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 के हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में गायब हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसका कि फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन। फिर जो इमल्शन है, इमल्शन इज अ कोलॉइड। कौन सा कोलॉइड है, तो लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है मिल्क। ओके, ठीक, सब्लिमेशन इसका हमारा आंसर है। सब्लिमेशन पे एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आपको मैं बताऊं तो सब्लिमेशन में एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे पास एक मिक्सचर है NH4Cl प्लस NaCl का। ठीक है, इसको हम अलग कैसे करेंगे दोनों को। ठीक है, तो हमें इसको अलग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी सब्लिमेशन की, इसलिए क्योंकि NH4Cl जो है वो सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। ठीक है, NaCl में ऐसा कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये हमें गैस बन मिल जाएगा और ये हमारा वहीं का वहीं बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और प्रोसेसेस होती हैं इंटर कन्वर्जन की, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो सॉलिड है हमारा, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, देखो अगर सॉलिड से अगर कोई चीज़ गैस में जा रही है तो हमने अभी देखा क्या उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, अगर कोई चीज़ गैस से वापस सॉलिड बन रही है उसको भी हम सब्लिमेशन ही बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इसके लिए ना कुछ और वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि डी सब्लिमेशन। ठीक है, या फिर डिपोजिशन। ठीक, तो ये तीनों ही सही है टर्म्स। ओके, अगर लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं हम वेपराइजेशन। ठीक है, अगर गैस से वापस लिक्विड आ रहा है तो इसको बोल देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हमने अभी देखा फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस आप प्लीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एट 273 केल्विन इज लेस इफेक्टिव इन कूलिंग देन आइस एट सेम टेम्परेचर, इट इज बिकॉज। ओके, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो होता है लेटेंट हीट का। ठीक है, लेटेंट हीट कौन सा, तो फ्यूजन का, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, वाटर की और
आइस की, तो हमने अभी देखा कि सॉलिड से लिक्विड कोई चीज़ जा रही है तो फ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, जब भी, ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी स्टेट चेंज हो रहा होता है, इस पर हमने बात पहले भी करी है, तो टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा सॉलिड से लिक्विड क्या हो रहा होता है, स्टेट चेंज, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर नहीं होगा तो उस जो टेम्परेचर जो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन हीट तो मिल रही है, तो उसी हीट को हम बोल देते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और उस हीट की वजह से जो हमारा वाटर होता है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है और आइस के पास एनर्जी कम होती है। ठीक है, इसकी वजह से। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वाटर एट 273 केल्विन हैज़ मोर एनर्जी देन आइस एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको अलग तरीके से भी पूछता है, ऐसे भी पूछ सकता है दैट वाई ice is cooler than water at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही चीज़ 100 डिग्री पे जाके क्या होता है, 100 डिग्री पे जाके जो स्टीम होता है वो ज़्यादा हीट होता है। तो हमको उसके लिए भी क्वेश्चन पूछता है कि वाई स्टीम गिव्स मोर सीवियर बॉन्ड्स देन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आई वुड लाइक यू टू कॉमेंट द आंसर बिलो, वाई स्टीम गिव्स मोर सीवियर बॉन्ड्स दैन बॉइलिंग वाटर। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है इवेपोरेशन की। ठीक है, अब इवेपोरेशन का फैक्टर्स होते हैं, अगर हम देखें फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन बढ़ता है जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा जब भी सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा जब भी विंड स्पीड बढ़ेगी, और इवेपोरेशन कम होगा जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, बस इस यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे हमने अभी बात करी थी अपना ट्रांसपीरेशन में भी। ठीक है, तो ये वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, अब आप अगर ऑप्शन देखिएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, येस इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर बट ऑन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगर के क्वेश्चन हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द विंड स्पीड, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी ली है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट से दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड। ठीक है, अब कोलॉइड क्या होता है, तो कोलॉइड वो सारे पार्टिकल्स होंगे जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक वेरी करता है। ठीक है, ये सारे होते हैं कोलॉइड। अब देखोगे तो मिल्क क्या है, कोलॉइड, इट इज़ एन इमल्शन। ठीक है, मिल्क इमल्शन है, इमल्शन टाइप ऑफ कोलॉइड है। देन जो मड है वो है हमारा सोल। ठीक है, जो लिक्विड इन सॉलिड होता है। ठीक है, देन अब अगर बात करें तो बटर जो है हमारा जेल है। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो आंसर हमारा बच जाता है क्या, बोरिक एसिड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हमें मैच करना है लिस्ट, कौन से आइसोटोप्स के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, देखते हैं कार्बन का क्या होता है। तो कार्बन का हमारा होता है कार्बन डेटिंग, पढ़ा होगा आपने, कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कार्बन का होता है। कोबाल्ट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, अब अगर आयोडीन को देखेंगे, आयोडीन हमें पता है आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं हम बिकॉज ऑफ कि गोइटर ना हो। ठीक है, फिर होता है यूरेनियम, तो एक ही ऑप्शन बन जाता है, फोर्थ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2314। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर की बात की गई है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय दिस। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसी की यही प्रोसेस होता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इन केस कभी आपसे प्रोसेस पूछ ले कि प्रोसेस का नाम क्या है, इट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द क्लोरीन डाला जाता है बेस पे, एल्कली इज बेस, आपको पता है। ठीक है, फिर देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। नहीं, ये गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बिकॉज जो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, ये क्या होता है ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये सही है क्लोरीनेटेड लाइम और ये भी सही है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसके और भी कुछ यूज होते हैं ब्लीच करने के लिए, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज होते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है। ब्लीच का मतलब क्या कि डिसकलर कर देगा, मतलब जो भी कलर है वो कलर हटा देगा और उसको क्या कर देगा वाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, अब ग्रेफाइट जो है वो है एक आइसोटोप, किसका, आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, इट इज अ नॉन मेटल इंडीड। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बिल्कुल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा है नॉट करेक्ट। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत है। ग्रेफाइट हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, नहीं, ये ऑप्शन जो है वो गलत बात कर रहा है ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है पहले, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का नहीं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पे, देखो दिस इज ग्रेफाइट, दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, इसी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ द लेयर फॉर्म। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कंसीडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, एनर्जी, पावर, प्रेशर, इम्पल्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इन सभी में से क्या बताना है, विच ऑफ द अबव आर द वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा ठीक है, तो एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, अच्छा ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो इम्पल्स ओनली, इम्पल्स एंड प्रेशर, इम्पल्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों हैं ऑप्शंस बी सी डी, ये सभी के सभी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये इनके पास क्या होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। जो हमारा ऑप्शन ए है इम्पल्स, ये हमारा होगा वेक्टर क्वांटिटी। अब इम्पल्स क्या है, तो इम्पल्स इज एक्चुअली फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, या डेल्टा टी लिख दें, क्योंकि इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो वो होता है दैट लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये होता है इम्पल्स। ठीक है, कैसे होगा इसका एग्जाम्पल देखो, तो बैट हिटिंग अ बॉल। ठीक है, आप रैकेट से चाहे कॉक को हिट करो, जो बैडमिंटन कॉक होता है, शटल, या फिर आप टेनिस में जाओ, ठीक है, स्क्वॉश होता है, इन सभी में क्या होता है, तो आप बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, एकदम बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, बट एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन, जहाँ पे भी फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन तो लगेगा ही लगेगा। दैट इज़ वाई इम्पल्स इज व्हाट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a piece of stone tied to a string is made to revolve in a circular orbit of radius r with other end of the string as center. If the string breaks, the stone will. ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या कहता है कि कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा एक सर्कुलर मोशन में रखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो यहाँ से बंधा हुआ है एक स्ट्रिंग से, यहाँ पे कोई स्टोन, इसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा इसका जो फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, इनवर्ड। ठीक है, तो ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे ही ये यहाँ पे बात हो रही है जैसे इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, ठीक है, स्ट्रिंग अगर ब्रेक हो जाती है या फिर छोड़ दिया जाता है, तो जहाँ पे छोड़ेंगे, मान लो यहीं छोड़ा है, तो यहाँ से वो एकदम ही टेंजेंशियली आउटवर्ड चला जाएगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड चला जाएगा, और ये जो गया
ये जाता है किस वजह से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, आपको मैं यहीं पे बता दूं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एक सूडो फोर्स है। सूडो मीन्स फॉल्स और वर्चुअल, ठीक है, विच डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली। ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब सेंट्रीपिटल खत्म होगा। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सेंट्रीपिटल जैसे ही खत्म हुआ तो ये बाहर लेके चला जाएगा इसको। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, मूव अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंशियली बाहर गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, देखते हैं। फर्स्ट बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 9.8 न्यूटन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, तो होता है वेट। तो वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। वेट का फॉर्मूला होता है mg। हमें बोला क्या कि मास है 1 kg और g होता है 9.8, तो आप निकालोगे तो वेट कितना आएगा, 9.8 न्यूटन। ठीक है, चलिए। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg अलॉन्ग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 है मतलब क्या, g 0, एक्सेलरेशन और g एक ही बात होगी। तो अगर g ही 0 है तो फोर्स तो कोई एक्ट करेगा ही नहीं, तो इसलिए ये भी सही है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस हमारे, मतलब क्योंकि हमें नॉट ट्रू पूछा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया आंसर के हिसाब से। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वेट इज kg, ये गलत है। तो ये गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिकॉज वेट जो है, वेट क्या है, एक फोर्स है, और फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होगा, न्यूटन होगा। वो तो kg हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, और kg इज एक्चुअली मास का यूनिट। ठीक है, वेट का यूनिट न्यूटन ही होगा हमेशा। आपको कभी भी आंसर में आए, क्वेश्चन आए ऑप्शंस में ये रहे, तो आप इसको गलत करेंगे अगर kg दिया हुआ है तो। ठीक है, फिर ऑप्शन डी देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ मैन हैविंग मास 100 kg वॉकिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इज 200 न्यूटन सेकंड। ठीक है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो मास कितना दिया हुआ है, 100 kg, 100 इंटू 2 तो हो जाएगा 200, और हो जाएगा क्या, ये न्यूटन सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, यही हमारा आंसर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होता है वो हाइट बढ़े या डेप्थ बढ़े, ठीक है, दोनों ही में जो g होता है वो कम ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। A barometer kept in an elevator reads 760 mm when the elevator is at rest. When the elevator moves in the upward direction with increasing speed, the reading of the barometer will be. Okay. अब ये जो 760 mm है, आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि बैरोमीटर तो प्रेशर रीड करता है, इसमें 760 mm दिया हुआ है। तो एक्चुअली ये 760 mm ऑफ Hg है, मर्करी। ठीक है, तो एक ट्यूब में अगर मर्करी को रख दें, वैसा वो बनाया जाता है उसके हिसाब से, तो अगर उसको नीचे रहेगा, वो एकदम अर्थ पे रहेगा, तो 1 atm प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक, 1 atm इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये एकदम सही है। अब अगर हमें पता है जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती है, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से अब लिफ्ट कहाँ जाएगी, एलिवेटर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है। ओके, अच्छा, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात की। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखें, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल इन द कोर ऑफ द अर्थ। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पर हमें पूछा है नॉट करेक्ट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ force are widely separated near the poles of a magnet, but these lines come closer to one another at other places. नहीं, ये गलत है। अगर आप ये देखोगे एक बार मैग्नेट है, तो हमने ये क्वेश्चंस पहली बार भी करी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ पे जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है क्या कि पोल्स पे इसकी डेंसिटी, जो पोल है, पोल पे डेंसिटी हाई रहती है। ठीक है, तो वाइडली सेपरेट तो हो ही नहीं सकते।
ठीक है, यहाँ पे एकदम पास पास रहेंगे, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये नॉट करेक्ट के हिसाब से आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It says that let a resistor having 4 ohm resistance be connected across the terminal of a 12 volt battery, then the charge in coulomb passing through the resistor per second is okay। अब इसमें अगर देखेंगे हम तो हमसे पूछा है V दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है, और हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, 4 ओम, ठीक है। हमें पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, ठीक। देन V इज इक्वल टू IR है, तो यहाँ से हमें निकालना है क्या, करंट। करंट हो जाएगा V बाई R, करंट निकल के आ जाएगा हमारा कितना 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है। 3 एम्पियर करंट निकला है। हमसे पूछा है चार्ज इन कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड इज, ठीक है। तो चार्ज जो होता है I इज इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, Q बाई टी। यहाँ पे हमें दिया हुआ है चार्ज 3, Q अपॉन टी कितना दिया हुआ है 1, Q कितना हो जाएगा 3 कूलम, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? आई होप दैट्स अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए, okay, so that's it for today's session. In case of any doubts or queries, you can contact us on this number. You can join the Telegram channel for further updates. You will find the link in the description below. Thank you for the amazing session. I hope you have enjoyed it. If you can show us your love in the comment section. You can tell us how we can improve, how you have liked the videos, or anything that is that should be valuable. Thank you so much. Jai Hind.